हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर, रामबच्चन यादव महाविद्यालय की तरफ से एंड पूर्वांचल क्लासेस की तरफ से आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो आयोग और समितियां गठित की गई थी, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल आपको मैंने सिस्टम पे दे रखा है सारी व्यवस्थाएं कि किस तरह से प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा में जो आयोग और समितियां गठित की गई थी वो किस तरह से अपने प्रत्यावेदन सरकार को सौंपा और सरकार ने उस प्रत्यावेदन पर किस तरह से कार्य किया। दोस्त, मैं शुरू होने से पहले बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए वो तत्काल आपको मिल जाए, सूचना मिल जाए। ठीक है, और इसको लाइक करें। चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए यहाँ पे वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था यानी वेदों के अनुसार संचालित होने वाली शिक्षा व्यवस्था, वेदों के अनुसार संचालित होने वाली शिक्षा व्यवस्था यानी सबसे पहले हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भाषा की, तो भाषा पता ही आपको कि संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, चूँकि प्रारंभिक भाषा थी हमारी देववाणी थी संस्कृत। शुरुआती में हमने जितनी भी हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं या जो भी कुछ संचालित होता था सब कुछ संस्कृत भाषा में ही संचालित होता था। तो संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। जो अध्ययन का केंद्र होता था वह आपका मंदिर होता था, आश्रम होते थे, या कुछ घर भी शिक्षा के केंद्र बनाए जाते थे। शिक्षा का केंद्र घर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि जो बड़े लोग थे, जिनके लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, जिनकी महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, वो उनके घर पर ही शिक्षक यानी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जाके शिक्षा देते थे। इसलिए घर भी हम शिक्षा का केंद्र मान लेते थे, अध्ययन का केंद्र मान लेते थे। ठीक है, और जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य क्या है वैसे आप सबको पता है कि हम कोई भी काम किसी उद्देश्य के आधार पर करते हैं। तो हमारा यहाँ भी एक प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम वैदिक काल की शिक्षा से जुड़ते थे। और यहाँ पे एक संस्कार की भी बात की जाती है कि संस्कार क्या चीज़ होता है। संस्कार आपको पता ही है, संस्कार क्या होता है, यानी जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवी देवता की आराधना करते हैं, वही हमारा एक संस्कार था। तो यहाँ पे भी जब हम वैदिक काल में प्रवेश लेते थे या शिक्षा प्रारंभ की जाती थी तो एक संस्कार करवाया जाता था जिसका नाम क्या था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के माध्यम से हम वैदिक काल में प्रवेश करते थे यानी प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करते थे। ठीक है, अब देखिए ये तो वैदिक कालीन व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। इसमें 4 आश्रम की पद्धतियां चलती थी, आश्रम पद्धति जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसको हम चर्चा बाद में करेंगे। हमारा एक स्पेशली वीडियो जो होगा वह बौद्ध काल पे होगा, वैदिक काल पे होगा, जैन काल पे होगा और आपकी मिशनरी पे होगी। लेकिन आज अभी हम प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो आयोग था उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहते थे, तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर दिया जाए कि प्राथमिक शिक्षा हमारी किस तरह से प्रारंभ होती थी। ठीक, तो अब देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था आती है वैदिक काल के बाद। अब बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी अपनी भाषाएं चलती थी यानी पाली भाषा। बौद्ध की जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी वह पाली भाषा में संचालित होती थी और जो अध्ययन का केंद्र था वह जो बौद्ध विहार होता था, जो बौद्ध के मठ होते थे उसी में संचालित होता था, यानी मठ और विहार ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। ठीक है, और जो अध्ययन का ये उद्देश्य था भाई, जिस उद्देश्य की वजह से लोग शिक्षा से जुड़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, उसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति थी। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ही लोग शिक्षा से जुड़ते थे। ठीक, तो निर्वाण की प्राप्ति यहाँ प्रमुख उद्देश्य था। हमारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी वह गौतम बुद्ध के अनुसार संचालित होती थी। तो चूंकि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति किया था, अब ये निर्वाण की प्राप्ति कहाँ किया था? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की थी। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हमारा उद्देश्य हो गया। और दूसरा संस्कार होता था। संस्कार सभी धर्मों में माना जाता था, इसमें भी माना जाता है। यानी वह संस्कार क्या था? पबज्जा संस्कार, प्रबज्जा संस्कार या पबज्जा संस्कार। पबज्जा संस्कार के माध्यम से
हम पूजा पाठ करते थे, यानी जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो भिक्षुड़ियाँ होती थी या जो बौद्ध बालक होते थे वह शिक्षा प्रारंभ करते थे। अभी इसमें एक संस्कार प्रवज्जा में होता क्या था, ठीक, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था आती है। जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है, यानी जैन के जो हमारे महावीर स्वामी थे उन्हीं के अनुसार माना जाता है, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो सबसे प्रमुख इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, तो इसीलिए हमारी जो जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था है इन्हीं के अनुसार संचालित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम भाषा की बात कर ले तो भाषाएं कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा यानी मागधी जिसको कहा जाता है, मागधी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, प्राकृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक, इसमें भी संस्कार होते थे। संस्कार क्या होता था, धृति संस्कार या सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांत उन्नयन कहा जाता है इसको, अर्थात सीमांत क्रिया का संस्कार होता था। सीमांत क्रिया के कई कार्य होते थे, उसी के माध्यम से जो है ये प्रक्रियाएं शुरू की जाती थी या प्रारंभ की जाती थी। तो इसको हम धृति कहते हैं या सीमांत उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख केंद्र थे यानी शिक्षा प्राप्त करने के जो केंद्र थे वह जैन मंदिर हुआ करता था। जैन मंदिर में शिक्षा संचालित होती थी, जो जैन मुनि थे उन्हीं के माध्यम से। चूँकि इसके संस्कार के अंतर्गत बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्था हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे आती है मुस्लिम शिक्षा पद्धति। मुस्लिम शिक्षा पद्धतियाँ क्या है, यानी देखिए अब हम मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में आते हैं, मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में आते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी अपनी भाषाएं थी, इनकी भी शिक्षा अपनी भाषाओं में दी जाती थी, यानी वो भाषाएं थी उर्दू, फारसी और अरबी। उर्दू, फारसी और अरबी की भाषाएं इसमें संचालित होती थी। जो केंद्र होते थे इनके वह मकतब और मदरसा होता था। मकतब और मदरसा में शिक्षा दी जाती थी। अब दोस्त यहाँ ये बताइएगा कि ये मकतब और मदरसा जो शिक्षा की व्यवस्थाएं थी वह यानी मकतब में किस क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और मदरसा में किस क्लास तक के बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, मकतब यानी एक प्राथमिक शिक्षा के लिए हम मकतब का व्यवस्था करते थे और उच्च शिक्षा के लिए मदरसा की व्यवस्था की जाती थी। यानी इस तरह से हमारा एक शिक्षा का केंद्र होता था। इसमें भी एक संस्कार चलता था। संस्कार क्या था, बिस्मिल्लाह संस्कार, यानी किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह का नाम लेते हैं, यानी अल्लाह भगवान या गॉड जो भी उनके इष्ट देवी देवता हैं उनका हम नाम लेते थे, तो उसको हम बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उद्देश्य आता था जन्नत की प्राप्ति। इनका प्रमुख उद्देश्य था कि अगर आप इस संस्कार के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको जन्नत की प्राप्ति होगी। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि यह जो संस्कार होता था सबका अपना अपना उम्र निर्धारित किया गया था, एज निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे जो यानी मुस्लिम शिक्षा में जो संस्कार होता था वह संस्कार यानी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जब बच्चा प्रवेश लेता था तो उस समय ये जो संस्कार करवाए जाते थे उस संस्कार की उम्र क्या थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम शिक्षा के संस्कार यानी बिस्मिल्लाह संस्कार की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी, ये आप बताइएगा कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह संस्कार की उम्र क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी यानी हम इसको शुरू करने से पहले फिर एक बार मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें। ठीक है, फिर हमारे जितने भी वीडियो होंगे आपको समय समय पर मिलते जाएंगे। ये ईसाई मिशनरी, अब देखिए ये जो ईसाई मिशनरी है अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो गठित ईसाई मिशनरी है वह जो है निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में व्यवस्थाएं की थी और अपनी जो व्यवस्था की थी वह मुंबई और चेन्नई में की थी। निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में कि हमारी जो निःशुल्क शिक्षा के केंद्र होंगे वह मुंबई और चेन्नई होंगे। सबसे पहले इन्होंने ही अंग्रेजी प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की थी कि अंग्रेजी के प्राथमिक स्कूल खोले जाए। ठीक है, इसके अलावा भी लॉर्ड हार्डिंग्स का नाम आता है। इन्होंने कुल 101 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 1844 में की थी। 101 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग्स ने की थी 1844 में। इसके बाद एक हल्का बंदी की योजना आती है। ईसाई मिशनरी के अंतर्गत है ये कि हल्का बंदी की योजना। ये हल्का बंदी की योजना क्या होती है, 1851 में
हल्काबंदी शुरू की गई थी। यह योजना क्या होती है, कौन बताएगा हल्काबंदी की योजना? देखिए, जो कि यह हल्काबंदी की योजना है, यह यानी कि कुछ गांवों को मिलाकर हम एक हल्का बना दें। कुछ गांवों को मिला के हल्का बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम 2-4 गांव को मिला देते हैं, जो 2-4 गांव को मिला के एक हल्का बना देते हैं, और इस हल्के के जितने भी बच्चे हैं वह फला शिक्षक के माध्यम से वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसी तरह की हल्का बंदी की व्यवस्थाएं 1881 में लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद 1854 का वुड का घोषणा पत्र आता है। वुड के घोषणा पत्र को हम आगे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि वुड का यह घोषणा पत्र क्या होता है। इसके बाद फिर हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन यानी 1882 का हंटर कमीशन है। 1882 का हंटर कमीशन क्या चीज़ होता है? देखिए, यह हंटर कमीशन का जब गठन किया गया था तो प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा में किस तरह की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं और किस तरह की आगे और भी कार्य प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किए जाएं। यह आपके 1882 के हंटर कमीशन के आधार पर किया जाता था। ठीक है, इसी के समय ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की व्यवस्था आई। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की व्यवस्था आने का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वह अनिवार्य भी इसी ईसाई मिशनरी के तहत की गई थी। हमारे बहुत सारे प्रत्यावेदन, बहुत सारी सिफारिशें ईसाई मिशनरियों के माध्यम से की गई थी और ये वुड घोषणा पत्र के तहत किया गया था। ठीक है, ये व्यवस्थाएं हमारी प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में थी। अभी और भी कुछ चर्चाएं हैं, हम आगे जो शेष चर्चाएं हैं उसको हम आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा और बच रहा है। थोड़ा सा और क्या बच रहा है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है एक प्रकार से हम बता दें कि जो सबसे पहले यानी एक प्रकार 1892 में 7 से 12 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। फिर 1906 में की गई थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई। सबसे पहले गोखले ने एक प्रस्ताव किया था कि शिक्षाएं हमारी अनिवार्य की जाएं और निःशुल्क की जाएं। गोखले के प्रस्ताव के आधार पर कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने अस्वीकार किया, लेकिन विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव रखा। विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई के व्यवस्थापिका में एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के तहत 1918 में मुंबई में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के नाम से वह प्रस्ताव पास हुआ और इसे पटेल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी वह निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्थाएं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि राज्यों में चालू की गई। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी व्यवस्थाएं जो कुछ भी रही, यह व्यवस्था एक मिशनरी व्यवस्था के तहत यानी हमें स्वतंत्रता प्राप्ति, हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसके पश्चात, उसके पहले की ये व्यवस्थाएं, पश्चात नहीं, पहले की ये व्यवस्थाएं हैं। अब हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा वह स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्थाएं जो हैं शिक्षा के संदर्भ में, जो आयोग और समितियां गठित की गई थी, हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।